इस कहानी में दिखाया गया है कि रोमन्स अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए भारत पर हमला करने के मकसद से हिंद महासागर आ पहुंचते हैं, पर उन्हें युद्ध और रणनीति बनाने के लिए एक विशाल जगह की तलाश होती है, जिसके लिए उनकी नज़र समुद्र के विशाल 5 द्वीपों पर पड़ती है। रोमन्स के कारण उनके आपसी रिश्ते बिगड़ जाते हैं और उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है, और वो खतरा उनका पीछा करते करते प्रेजेंट 2024 तक पहुंच जाता है। फिल्म की शुरुआत में सन 1070 के पेरूमाची नाम के द्वीप के एक कबीले को दिखाया जाता है, जहां एक बूढ़ी औरत सभी बच्चों को इस द्वीप में कई राज छिपे होने की बात बताती है और कहती है कि सबसे ज़्यादा रहस्यमय खुद इंसान है, जो किसके लिए जन्म लिया है यह बात वो खुद भी नहीं जानता। इसके बाद सीन प्रेजेंट 2024 में शिफ्ट होता है और हमें एक रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी लैब को दिखाया जाता है, जहां बच्चों के दिमाग के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स करके उनके अंदर सुपर पावर इंड्यूस किए जा रहे होते हैं। वहीं से जेटा नाम का एक एक्सपेरिमेंट वाला बच्चा भाग कर गोवा पहुंच जाता है, जैसा कि वो किसी मिशन पर निकला हो। अब हमें फ्रांसिस नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो पुलिस के लिए बाउंटी हंटर का काम करता है। वहीं एंजेलिना नाम की एक लड़की भी होती है, वह भी पुलिस के लिए बाउंटी हंटर का काम करती है। पहले एंजेलिना और फ्रांसिस लवर्स थे, लेकिन बाद में उनका एक छोटी सी बात पर ब्रेकअप हो गया। इधर लैब वालों को जेटा के गोवा में होने का पता चल जाता है। एक दिन पुलिस फ्रांसिस और एंजेलिना को जीतू नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम सौंपती है, जिसके लिए वह उन्हें 15 लाख रुपए देंगे। फ्रांसिस उसे पकड़ने के लिए प्लान बनाने लगता है, पर इधर एंजेलिना चिल कर रही होती है, मानो कि उसे जीतू का पता यूं ही मिल जाएगा, वो भी बिना कोई मेहनत के। फ्रांसिस को जीतू का पता चल जाता है और वह अपने दोस्त कोल्ट के साथ उसे पकड़ने चला जाता है, पर गलती से उनके हाथों जीतू का खून हो जाता है। पुलिस ने पहले से उन्हें बता रखा होता है कि अगर उसे एक खरोच भी आया तो उसका भाई उन्हें छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वे वहां से भागने लगते हैं, पर उन्हें मर्डर करते हुए जेटा देख लेता है। उसे इग्नोर करके दोनों जाने लगते हैं। तभी फ्रांसिस को जेटा से एक तरह का कनेक्शन फील होता है। नेक्स्ट डे दोनों चिल कर रहे होते हैं, यह सोचकर कि वो खतरे से बाहर हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस लड़के जेटा ने उन्हें मर्डर करते हुए देखा था, वह भी एंजेलिना के साथ है। एंजेलिना को सच पता ना चले, इसलिए दोनों जेटा को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी जेटा की हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, इसलिए फ्रांसिस और कोर्ट उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके सिटी स्कैन रिजल्ट देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह फ्रांसिस को बताती है कि हाल ही में बच्चे का दिमाग खोला गया है, उन्हें ब्रेन में कई एबनॉर्मल सी चीज़ें मिलती है। अब फ्रांसिस जेटा को अपने घर ले आता है, जहां वह दीवार पर एक कबीले की पेंटिंग्स बनाता है, और फिर वह डर कर फ्रांसिस से लिपट जाता है। फ्रांसिस अब उसे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर आता है, जहां एंजेलिना भी आ जाती है। वह धोखे से उसे हैंडकफ से लॉक कर देती है और बताती है कि उसने कोल्ट को जो पेंडेंट दिया था, असल में उसमें ट्रैकर है, जिससे उसे उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। तभी वहां जेटा को ले जाने के लिए लैब के लोग आ जाते हैं और रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने लगते हैं। जेटा को अपने साथ ले जाने लगते हैं और फ्रांसिस कुछ नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए वह अपनी अंगूठी की हड्डी तोड़कर हैंडकफ से फ्री हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। अब कहानी सन 1070 में शिफ्ट होता है, जहां रोमन एम्पायर अर्लिएस्ट स्टार का भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के लिए अपने 25,000 सैनिकों को लेकर हिंद महासागर आ पहुंचता है। एम्पायर को एक ऐसी विशाल जगह की तलाश होती है, जहां वह अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ रणनीति भी बना सके, जिसके लिए उसकी नज़र मंडियारू, मुक्काडू, अर्थी, वेंकाडू और पेरूमाची जैसी 5 द्वीपों पर पड़ती है। सभी द्वीपों की अपनी अपनी विशेषता होती है। मंडियारू के लोग समुद्र के ऊंची लहरों और गहराइयों से निपटने में निपुण होते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय नाव बनाना और समुद्री व्यापार करना है। वेंकाडू द्वीप बर्फीले जंगल और सफ़ेद बाघों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार और जानलेवा बीमारियों से बचाए जाने वाले जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मुक्काडू द्वीप के लोग महाकाली रोन की पूजा करते हैं। वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा शिकार करना और गाना गाना है। अर्थी द्वीप सभी द्वीपों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ के क्लाइमेट के कारण नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के कारण। वहाँ के लोग अपने देवता को रक्त से स्नान कराकर उनकी पूजा करते हैं। रक्त बहाना उनका स्वभाव है और दया जैसी चीज़ उनके खून में दूर दूर तक नहीं है। और आखिरी द्वीप पेरूमाची, जो चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा युद्ध करना है। वे मुथिगान नामक अग्नि की पूजा करते हैं। वो खतरे से नहीं डरते, बल्कि खतरा उनके साहस से डरता है। अब रोमन एम्पायर अपने सेनापति ओनोराटो को किसी एक द्वीप को चुनकर उनका वंश खत्म करके द्वीप को अपने कब्जे में करने का आदेश देकर भेज देते हैं।
सेनापति ओनोराटो मंडियारो द्वीप के कोडुवान नाम के एक आदमी को सोने के सिक्के का लालच देकर अपना काम कराने का फैसला करता है। कोडुवान उसे बताता है कि दूसरे द्वीप के लोगों को झुकाना आसान है, लेकिन पेरुमाची के लोगों को नहीं। पेरुमाची द्वीप और उनके लोगों के बहादुरी के इतनी सारी बातें जानने के बाद सेनापति फैसला करता है कि वह पांचों द्वीपों में से पेरुमाची को ही अपने कब्जे में लेगा, जिसके लिए वह कोडुवान को उसकी पत्नी और बेटे के साथ पेरुमाची द्वीप भेज देता है, जहां कोडुवान मुखिया से कहता है कि मंडियारो द्वीप के लोगों को 500 जहाज बनाने के लिए और लोगों की जरूरत है। इसीलिए वह मुखिया से आग्रह करता है कि वह 100 लोगों को उसके साथ भेज दे, जिसके लिए मुखिया मान जाते हैं। अब कोडुवान 100 लोगों को सिलेक्ट करके अपने साथ ले जाने लगता है। बीच रास्ते में उसके बेटे पूर्वा को उसका कुत्ता मरा हुआ मिलता है, जिसे दफनाने के लिए वह और उसकी माँ वहीं रुक जाते हैं। एक खास जगह पहुंचकर सभी आराम करने लगते हैं। तभी कोडुवान अपने लोगों को बुलाता है और सभी इनोसेंट लोगों को बड़े ही बेरहमी से मरवा देता है। सेनापति ने उसे कहा होता है कि उसे 100 लोगों का दायां हाथ चाहिए, इसलिए वह सभी 100 लोगों का दायां हाथ काट लेता है और फिर उसे सेनापति के आगे पेश कर देता है, जिसके बदले उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। नेक्स्ट डे वह फिर से पेरुमाची आता है, जहां मुखिया उससे अपने लोगों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह कहता है कि मंडियारो के लोग यहाँ के लोगों के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हैं। वह और 100 लोगों को अपने साथ ले जाने की डिमांड करता है, जिस पर मुखिया फिर से मान जाते हैं। जब वह लोगों को अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी उसकी वाइफ को उसके पास से सोने के सिक्के मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि कोडुवान ने कुछ गलत काम किया है। इसीलिए इस बार वह उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने बेटे पूर्वा के साथ वहीं पेरुमाची द्वीप में रुक जाती है। जब कोडुवान लोगों को अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी उनमें से एक उसे बताता है कि वह पिछले 100 लोगों के ग्रुप में शामिल था और वो अपना दायां हाथ का बलिदान देकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया था। उसने सभी पेरुमाची के लोगों को उसकी असलियत बता दी थी, जिसके लिए सभी उससे बदला लेने के लिए बेकरार हैं। अब वहां पर मुखिया का बेटा कांगुआ आता है और कोडुवान का शंख बजाकर उसके आदमियों को बुलाता है और सभी मिलकर उन्हें मार गिराते हैं। कांगुआ कोडुवान का दाहिना हाथ काट देता है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ पेरुमाची द्वीप ले आता है। कोडुवान को ऐसी हालत में देखकर उसकी पत्नी और उसका बेटा उसे छोड़ देने की भीख मांगते हैं, पर गांव वालों का फैसला होता है कि उसे जलाकर मार दिया जाए, जिसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। भविष्य में उसका बेटा उसके जैसा ना निकले, इसीलिए वे उसकी पत्नी और बेटे को भी जलाकर मार डालने के लिए कहते हैं, पर कांगुआ इसका विरोध करता है और कहता है कि धोखा देना खून में नहीं बल्कि सोच में होता है। पर कबीले वाले उसकी बात नहीं मानते और लगातार उन्हें मारने को कह रहे होते हैं, जिनके प्रेशर में आकर कोडुवान की पत्नी अपने बेटे पूर्वा का हाथ कांगुआ के हाथ में देती है और उससे वादा लेती है कि वह हमेशा पूर्वा का ध्यान रखेगा, और फिर अपने पति के पास जाकर सती हो जाती है। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव कांगुआ और पूर्वा की जिंदगी में पड़ता है। कांगुआ अब उसे अपने बेटे जैसा पालने लगता है, उसे हर तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इधर रोमन्स का प्लान फेल हो जाने के कारण अब वे अर्थी द्वीप के मुखिया उधिरान के साथ हाथ मिलाने जाते हैं, क्योंकि उनको पता चला होता है कि अर्थी और पेरुमाची के लोगों में जन्मों जन्मों का बैर है। जब उधिरान को पता चलता है कि इसके लिए उन्हें सोने के सिक्के भी मिलेंगे, तब वह उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी वह अपने 2 बेटों को देता है। इधर पेरुमाची के लोगों को बताया जाता है कि रोमन्स 25,000 सैनिक लेकर उन पर हमला करने वाले हैं, जिससे निपटने के लिए वे तैयारी करने लगते हैं। इधर उधिरान उनकी कमजोरी अच्छे से जानता था कि युद्ध के पहले वे अग्नि की पूजा करेंगे और स्नान के लिए बिना हथियार के जंगल जाएंगे। वह प्लान बनाता है कि उसके लोग पहले से ही पेड़ों पर उनका इंतजार कर रहे होंगे और मौका देखकर उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। पर जब इसका समय आता है, तब कांगुआ और पेरुमाची के लोग उन पर भारी पड़ जाते हैं। कांगुआ को उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवार की जरूरत होती है, इसीलिए वह पूर्वा को उसका तलवार लाने भेजता है। पूर्वा जल्दी से जाकर उसका तलवार ले आता है, पर उसे देने के बजाय उसके छाती के आर पार कर देता है। तभी कांगुआ को पूर्वा के दिल में बसा उसके लिए गुस्से का पता चलता है और उसे रियलाइज होता है कि एक बच्चे के सामने उसके कारण उसके माता पिता का अंत हो गया और वह अनाथ हो गया था। इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके वह उधिरान के बेटों को मार देता है। इधर जब कबीले वालों को पता चलता है कि पूर्वा ने कांगुआ के साथ क्या किया है, तब से पूरा कबीला उसे ढूंढने लगता है। कांगुआ उन सब से उसे बचाने के लिए उसे जंगल में ढूंढकर उससे वादा करता है कि तुम मुझे मार देना, लेकिन उससे पहले मुझे अपने लोगों की युद्ध में मदद करनी है, और वह यह कहकर उसे अपने साथ वापस कबीले में ले आता है।
जहां लोग उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं, जिससे कांगवा उसे बचाता है। मुखिया जी कहते हैं कि जो इसने किया है उसके लिए उसे दंड मिलकर रहेगा और वह उसे काले घने बाघों से भरे जंगल में भेजने का फैसला करते हैं। अपना वचन निभाने के लिए कांगवा भी उसके साथ चला जाता है। इधर जंगल में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी के अंदर एक मगरमच्छ पूर्वा पर अटैक कर देता है, जिससे कांगवा उसे बचा लेता है और फिर उसके घावों का इलाज करता है। वह उसका यहाँ एक पिता की तरह ख्याल रखने लगता है। इधर सेनापति ओनोराटो अपने लोगों के साथ उधिरान से अपने सोने के सिक्के वापस मांगने जाता है और कहता है कि अब हम उससे खुद मार देंगे। जिस पर उधिरान उन सबसे कहता है कि जब से उसके बेटे मारे गए हैं तब से ये युद्ध धन के लिए नहीं बल्कि वंश के लिए है, और फिर वह उन रोमन्स को मार देता है। उधिरान के तीसरे बेटे को लगता है कि कांगवा को युद्ध शुरू होने से पहले ही मार देना चाहिए। इधर पेरुमाची की औरतें जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कोहरे से भरे सफ़ेद जंगल जाती है, जहां पहले से ही उनका इंतजार उधिरान का बेटा कर रहा था। वह उन्हें घेर कर उनसे कांगवा को बुलाने के लिए कहता है। जब वे कांगवा को मैसेज के थ्रू यहाँ के हालात के बारे में बताती है तो कांगवा उन्हें सीक्रेट भाषा में बोलता है तुम सब मिलकर उन्हें मार दो, जिसके बाद सारी औरतें एक हो जाती है और उन सबको एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मौत के घाट उतार देती है। अब पेरुमाची के मुखिया दूसरे द्वीप के मुखिया के साथ सट्टा पारा जाते हैं और हाल ही में हुए उनके कबीले के महिलाओं पर हमले के बारे में उन्हें बताते हैं और न्यायाधीश को न्याय करने के लिए कहते हैं। अब वहां पर उधिरान के मृत बेटे को लाया जाता है। उधिरान अपने एक और बेटे की लाश देखकर अपने आपे से बाहर हो जाता है और सभी कबीले वालों को अपना अपना पक्ष चुनने को कहता है, जिसके बाद मंडियारू और वेंकारू द्वीप उसके पक्ष में आ जाते हैं और उनके विपक्ष में मुक्कारू और पेरुमाची द्वीप, और वहीं पर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। उधिरान अब कांगवा के पिता जो कि पेरुमाची के मुखिया हैं उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। मरने से पहले मुखिया युद्ध के बारे में चील के जरिए कांगवा तक संदेश पहुंचा देते हैं। इसके बाद उधिरान अपने लोगों को लेकर नाव से पेरुमाची द्वीप जाने लगता है। तभी पेरुमाची के लोग देखते हैं कि उन लोगों ने नाव की दिशा मोड़कर काले जंगल की तरफ कर ली है। इसका मतलब वे पहले कांगवा को मारना चाहते हैं। इधर कांगवा इतने दिनों में पूरे जंगल के रास्ते और यहाँ के रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है यह सब जान चुका होता है, इसलिए उसने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी। वह पूर्वा को एक खास जगह छुपाकर उनसे लड़ने चला जाता है। वह एक एक करके सारे अर्थी द्वीप के सैनिकों को मारने लगता है। उनकी चीखें सुनकर उधिरान घबरा जाता है और अपने और सैनिकों को उसे मारने के लिए भेजता है। तभी पूर्वा आकर कांगवा को उसका तलवार देता है, जिससे कांगवा समझ जाता है कि उसने पूर्वा के दिल में अपनी जगह बना ली है। अब वह सबसे फाइट करने में बिजी हो जाता है। तभी एक आदमी पूर्वा को अपने साथ लेकर नाव पर चला जाता है, जहां उधिरान उसे एक रस्सी के जरिए समुद्र में लटका देता है। अब कांगवा उसे बचाने वहां आ जाता है और उसे गिरने से बचाने लगता है, पर उधिरान बार बार कांगवा पर अटैक करके उसे घायल कर रहा होता है। पूर्वा सोचता है कि अगर वो मारा गया तो सिर्फ एक की जान जाएगी, लेकिन अगर कांगवा भी उसके साथ मारा गया तो पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। पूरे कबीले वालों और कांगवा को बचाने के लिए पूर्वा रस्सी काट लेता है और वह समुद्र में गिर जाता है, जहाँ शार्क्स उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अब गुस्से में कांगवा उधिरान को मौत के घाट उतार देता है। कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां फ्रांसिस जेटा को ले जा रहे ट्रक का पीछा करने लगता है। वह कोल्ट से लॉकेट लेकर उसे ट्रक के ऊपर फेंक देता है, जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। वह एंजेलिना और कोल्ट के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है और उन रशियन से लड़कर जेटा को बचा लेता है। दोनों ही कांगवा और पूर्वा के री इनकारनेशन होते हैं। जेटा के रूप में पूर्वा को देखकर फ्रांसिस इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। इधर पास्ट में उधिरान की चिता को आग देने के लिए उसका सबसे छोटा बेटा रातांगसन आता है। उसे कभी भी उधिरान ने अपना बेटा नहीं माना, क्योंकि वह उसका और उसके दासी का बेटा था। पर उसके मरने के बाद अब वही उसके कबीले का उत्तराधिकारी बन जाता है। पर वह राजा की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठने का सौगंध लेता है जब तक वह कांगवा को मौत के घाट न उतार दे। इधर प्रेजेंट में लैब के ओनर कमांडर राया को दिखाया जाता है, जो कि उधिरान के नाजायज बेटा रातांगसन का पुनर्जन्म है। वह कांगवा और पूर्वा को देखकर उन्हें पहचान लेता है। इधर फ्रांसिस को पूर्वा को देखकर लगता है उसका उससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तभी जेटा बाहर पार्कड कार को अपने सुपर पावर से हवा में उछाल रहा होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।